Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will study about magnetic vector potential. इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के अंतर्गत हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो पॉइजन्स इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे। फिर अंत में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कर्ल 0 होती है। दैट मीन्स डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की कर्ल 0 है। दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। और हमें यह भी मालूम है कि ई इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, where V is what? V is electrostatic potential. This is electrostatic potential. Similarly, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी यदि हम मैग्नेटिक इंडक्शन B के लिए देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B के लिए देखें, तो यहाँ भी हमें एक रिलेशन मालूम है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B का जो डाइवर्जेंस है वो 0 होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B का डाइवर्जेंस 0 है। इससे स्पष्ट होता है कि B निश्चित रूप से कोई वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल के इक्वल होगा। B विल बी इक्वल टू द कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स लेट्स इसका मतलब क्या है कि B विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं A, और इसी वेक्टर क्वांटिटी A को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो दिस इज A इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इस प्रकार हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिनकी कर्ल मैग्नेटिक इंडक्शन के इक्वल होता है। अब हम इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A के लिए हम वैल्यू प्राप्त करेंगे कि A की वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बायो सेवर्ट्स लॉ से हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ हमें मालूम है कि मैग्नेटिक इंडक्शन B इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर J क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर dv। Let's see, this is equation number 2. But as we know that del 1 by r या gradient of function 1 by r is equal to minus r cap upon r square। अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ r कैप बाई आर स्क्वायर है। इस r कैप बाई आर स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स या वैल्यू ऑफ B बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका माइनस साइन सामने हम लिख लें तो ये माइनस हो जाएगा। फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ J क्रॉस डेल 1 बाई आर dv ले, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लें। अगेन हमें एक रिलेशन हम देखते हैं अगेन, बट एक रिलेशन हमको मालूम है, और वो रिलेशन क्या है? डेल क्रॉस J बाई आर, इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अनुसार यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू डेल 1 बाई आर क्रॉस J प्लस 1 बाई आर डेल क्रॉस J। बट फॉर स्टीडी करेंट, यदि करेंट क्या हो? स्टीडी हो, टाइम के साथ वेरी ना करता हो, तो इन दैट केस डेल क्रॉस J दैट मीन्स वेरिएशन इन J विल बी इक्वल टू 0। अब ये डेल क्रॉस J 0 होगा, देयरफॉर डेल क्रॉस J बाई आर विल बी इक्वल टू डेल 1 बाई आर क्रॉस J। अब इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं? यदि हम इसको सीक्वेंस चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस J क्रॉस
डेल 1/r। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारा b का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में, ये वैल्यू है, इस वैल्यू का, इसका वैल्यू हम ये वाला वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तब हमें b का एक नया वैल्यू मिलता है। कर ले लें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get another value of b is equal to mu naught upon 4 pi volume integral of del क्रॉस j by r dv। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें b की एक नया वैल्यू मिलेगा, b इज इक्वल टू डेल, देखो डेल क्या है, म्यू नॉट अपन 4 पाई, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम डेल को पूरे सभी टर्म्स के साथ लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस म्यू नॉट अपन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ j अपन r dv। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 1 जो लिखे हैं, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था b इज इक्वल टू, या वेक्टर b इज इक्वल टू डेल क्रॉस a। अब यदि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन 1 जो हमने पहले लिखा है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन नंबर 5 को यदि हम कंपेयर करें तो हमें b a की वैल्यू क्या मिलेगा, a की जगह में ये टर्म्स मिल रहा है, डेल की जगह में डेल और a की जगह में हमें ये वैल्यू मिल रहा है। देयरफॉर a विल बी इक्वल टू वेक्टर a इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ j by r dv। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर पोटेंशियल A in volume current distribution। Hence, this is magnetic vector potential for volume current distribution। अब इस जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसको लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो लेट्स सी फॉर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वी सी फॉर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ आई डेल अपॉन आर। दिस इज फॉर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली फॉर सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ के डी एस अपॉन आर के इक्वल होता है। तो दिस इज फॉर लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज फॉर सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यदि हम देखें कि यहाँ पर आई की जो यूनिट है वो होगा एम्पियर, इसी प्रकार जो डी एल की यूनिट है वो होगी मीटर, फिर जो के है वो के की एक इसके इक्वल होगा आई अपान बी के, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। फिर जो डी एस है, डी एस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। फिर यदि हम जे देखें तो जे विल बी इक्वल टू आई बाई एस, जे किसके इक्वल है, आई बाई एस के, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार डी वी जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसकी यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। यदि ये सभी की यूनिट यदि हम देखें तो इसके आधार पर हमको प्राप्त होता है कि आई डी एल का यूनिट, के डी एस के यूनिट और जे डी वी तीनों के यूनिट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो तीनों की यूनिट क्या होगा, वो होगा एम्पियर मीटर। सो दीज आर द डेरिवेशन for magnetic vector potential. This is for line current distribution, this is for surface current distribution, and this is for volume current distribution. Next, let's see the Poisson's equation for magnetostatics। जैसे कि अभी हमने देखा कि B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A, दैट मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के कर्ल के इक्वल होता है। अब यदि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में कर्ल ले लें तो हमें क्या मिलेगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, तो हमें ये मिल गया। अब इस इक्वेशन के राइट साइड में यदि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें देन वी फाइंड डेल डॉट वेक्टर ए माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए। बट
चूँकि डाइवर्जेंस ए की वैल्यू 0 होता है तो हमारा इस जो प्रोडक्ट रूल से जो टर्म्स मिले हैं उसमें फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाता है डेल स्क्वायर वेक्टर ए। वेक्टर पोटेंशियल ए की डाइवर्जेंस एक 0 होती है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया और सेकेंड टर्म बच जाएगा। अब हमें ये मालूम है मैक्सवेल्स इक्वेशन से कि कर्ल बी की वैल्यू, इस कर्ल बी की वैल्यू जो है म्यू नॉट जे के इक्वल होता है फ्री स्पेस के लिए। तो म्यू नॉट जे यदि हम रखें देन वी फाइंड म्यू नॉट जे या म्यू नॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। दिस इक्वेशन is called Poisson's equation for magnetostatics। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में क्या होगा। तो लेट्स सी द मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो चूँकि जैसा कि हम पहले स्टडी किए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज फाइम हो तो दिस फाइम इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाइम, दिस इज फाइम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि एज बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के। अब बी की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें देन फाइम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। अब यहाँ यदि हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, देन वी गेट phi m इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, ये वेक्टर ए के इक्वल हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए और मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में हम इस प्रकार इस फार्मूले के यूज से हम निकाल सकते हैं। वेक्टर ए की यूनिट क्या होगा, ये होता है वेबर पर मीटर। ठीक है, और इसके जो दूसरे यूनिट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।